एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लोकल लॉज की सीरीज। आज जो सबसे पहला एक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976। 30 सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, लेकिन हर एक सेक्शन पे हमें देखना होगा, मतलब हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 सेक्शन है और इसमें 3 चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है, जिसमें वही नॉर्मल जो हमारे सेक्शंस होते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और फिर डेफिनेशंस के बारे में बताया हुआ है। पार्ट 2 में चैप्टर देखो, यहाँ पर जो चैप्टर पहला है वो यहाँ से ना शुरू होकर के चैप्टर 1 पार्ट 2 से शुरू हुआ है, जिसमें 3 से लेकर के 19 तक आप लोगों को सेक्शंस देखने को मिलेंगे। फिर चैप्टर 2 में अपीलेट एंड प्रोविजनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया सिविल केसेस में, जो कि 20 से लेकर के आपका 22 तक है, और चैप्टर 3 में 23 से 30 तक है। तो ये यहाँ तक 3 चैप्टर्स हैं आपके और 30 सेक्शंस है। तो ये आज हमें पूरा एक्ट कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो इसमें मेन चीज है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक्ट नंबर क्या है, तो 23 ऑफ 1976। गवर्नर की असेंट कब मिली थी? 26 में 1976। ठीक है, और इसको जो मतलब इसकी जो एनैक्टमेंट डेट है वो 4 जून 1976 है। तो हम इसे एनैक्टमेंट डेट भी लिख सकते हैं या हम इसे एनफोर्समेंट भी लिख सकते हैं। हर तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। असेंट डेट याद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनिशियली तो याद कर लेना चाहिए, बट अगर नहीं भी याद है तो डजंट मैटर, लेकिन आपको एनफोर्समेंट डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है सेक्शन नंबर 1 आपको यहां से मिलेगा। पार्ट नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि इस एक्ट का नाम क्या है, कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश तक एक्सटेंड करेगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अपनी वेयर एक्ट में 4 जून लिख सकते हैं, 4 जून 1976। ये इंफॉर्मेशन जानने वाली है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जो हमें पढ़नी है, और हर एक डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी मतलब हैंडफुल ऑफ डेफिनेशंस है तो इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले सिविल डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन कर रखा है 2A में, 2 क्लॉज ए में सिविल डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट को मींस द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सिविल डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि लोकल लिमिट्स है उस ज्यूरिसडिक्शन की जहां पर आपका प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कि जो कि मेन कोर्ट है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज शैल इंक्लूड एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूडेड है उसमें, तो ये पूछा जा सकता है। फिर सी में गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डी में आपको हाई कोर्ट के बारे में बता रखा है, तो मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑफिशियल गेजेट का क्या मतलब है? राजपत्र, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल गेजेट का मतलब बताया, तो इसमें राजपत्र। और फिर स्मॉल कॉज का मतलब बताया, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्मॉल कॉज मीन्स सूट ऑफ द नेचर, एक ऐसा सूट है, एक ऐसा वाद है जो कि कॉग्निजेबल है बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। मतलब कि स्मॉल कॉज का मतलब ये है कि एक ऐसा सूट है, एक ऐसा वाद है जो स्मॉल कॉजेस के कोर्ट है सिर्फ वही ट्राई करेंगे, उन्हीं के द्वारा कॉग्निजेबल है अंडर द प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, इस एक्ट के तहत। तो ये एक्ट का नाम भी आपको याद रखना होगा इस डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन अगर आप पूरी एज इट इज याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर पार्ट 2 में चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, जिसमें हमें सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स के बारे में पता चलता है। सेक्शन 3 में क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है। बिसाइड्स द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, कह रहा है उस वो तो है ही जो कि स्टैब्लिश कर रखा है इस कोर्ट एक्ट के अंदर। एंड द कोर्ट स्टैब्लिश अंडर एनी अदर एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस। ये फॉलोइंग क्लासेस होंगी सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स की हिमाचल प्रदेश में, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कोर्ट कौन है? डीजे का, डिस्ट्रिक्ट जज का। उसके बाद है कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, और फिर उसके बाद सिविल जज। तो डीजे है सबसे पहले, फिर उसके बाद सीनियर सिविल जज है, और फिर उसके बाद सिविल जज है। ये 3 कोर्ट्स होंगे यहाँ पर, सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स होंगे जिसे हम कहते हैं। फिर सिविल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रखा है सेक्शन 4 में। सबसेक्शन 1 says for the purpose of this act the state government shall by notification in the official gazette में वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, डिवाइड द हिमाचल प्रदेश इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश को सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो ऑल्टर भी कर सकते हैं द लिमिट्स और द नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड विल डिटरमाइन द हेडक्वार्टर्स। ऑल्टर भी कर सकते हैं, और फिर वो मतलब बता देंगे कि हेडक्वार्टर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट की क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस है? लोकेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ताकि जो है वहां पर, क्यों ये बता रहे हैं हेडक्वार्टर्स के बारे में, इस वजह से बता रहे हैं ताकि जो जगह है जहां पर डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठेंगे वो चीज पता लग जाए, लोकेट कर पाए उनके ऑफिसेस को।
सबसेक्शन 2 में बताया कि द सिविल डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। कह रहा है कि इस एक्ट मतलब 1976 से, ऑब्वियसली उससे पहले कुछ सिविल डिस्ट्रिक्ट रही होंगी हिमाचल प्रदेश में, कह रहा है वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी इस एक्ट के आने के बाद हम मान लेंगे कि वो इसी एक्ट के अंदर बनी हुई है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस सेक्शन 5 में द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर शैल है, इस बात का ध्यान रखिए, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट करेगी एज मेनी पर्संस एज इट थिंक्स नेसेसरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए होने चाहिए जितने लोग, एंड द हाई कोर्ट शैल पोस्ट वन सच पर्सन, और फिर उस एक इंसान को ईच डिस्ट्रिक्ट में एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वहां पर पोस्ट किया जाएगा। पोस्ट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है। अपॉइंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है विद द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है। Provided that the same person may, if the court thinks fit, be appointed as district judge to be the district judge of 2 or more districts। जैसे हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे ना, बीएनएसएस में पढ़ते हैं, या अगर चाहे तो एक ही जो है डिस्ट्रिक्ट जज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का काम भी संभाल सकते हो। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि डिस्ट्रिक्ट जज मान लीजिए एक ही है, लेकिन अगर उनको ऐसा कोई काम बता दिया गया है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आपको जाकर के एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वर्क करना है, तो वो वैसा भी कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? ये हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बता रखा है। तो एक बात याद रखिए, जैसा कि हम लोग सीआरपीसी में भी पढ़ते थे, बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं, कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर सेम होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम है, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पावर सेम है। ठीक। सो व्हेन द बिजनेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट जज, जब कोई मतलब काम नहीं हो पा रहा, भाई क्यों हमें एडिशनल जज की जरूरत पड़ेगी? एडिशनल जज की जरूरत हमें तब पड़ती है जब काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है और लोग कम है, यानी कि जज कम है, तो हमें एडिशनल जजेस की जरूरत पड़ती है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब बिजनेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने और उनको रिक्वायरमेंट है किसी की मदद की ऑफ एन एडिशनल जज और जज फॉर इट्स स्पीडी डिस्पोजल, ताकि जल्दी जल्दी केसेस खत्म हो सके, तो स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑथराइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर में है, ध्यान रखिए। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पर शैल था, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए शैल था, लेकिन यहाँ पर जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंसल्ट करे हाई कोर्ट से, चाहे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपॉइंट करेगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज मे बी नेसेसरी। Subsection 2 says an additional district judge so appointed shall discharge any of the functions of a district judge which the high court or the district judge may assign to him। कह रहा है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, अब ये काम क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे वो सारे फंक्शंस जो कि डिस्ट्रिक्ट जज कहें या तो हाई कोर्ट करे। ठीक है, मतलब चाहे डिस्ट्रिक्ट जज उन्हें काम असाइन कर दिया, हाई कोर्ट असाइन कर दे, दोनों के जो है जो भी दोनों कहेंगे, जो भी दोनों में से कोई भी कुछ कहेगा वो उन्हें करना होगा। एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस ही शैल एक्सरसाइज सेम पावर्स एज द डिस्ट्रिक्ट जज। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पावर और आपके डिस्ट्रिक्ट जज की पावर सेम होती है। ठीक, पावर सेम होती है। देन सेक्शन 7 असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखो, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज मे असाइन टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज असाइन कर सकते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एनी ऑफ द फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के हैं, इंक्लूडिंग द फंक्शंस ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग केसेस एंड अपील्स, जिसमें जिन फंक्शंस में केसेस को रिसीव करना, केसेस को रजिस्टर करना या अपील्स को रजिस्टर करना, ये सारी चीजें भी उसमें शामिल होंगी। विच but for the assignment of functions could be instituted in the court of district judge, and in the discharge of those functions the additional district judge exercise the same powers as the district judge। सेम वही बात यहाँ पर बता रखी, बस सेक्शन 7 में असाइनमेंट की बात कर रखी। क्या मतलब यहाँ पे और पर्टिकुलरली बता दिया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इन्हें पर्टिकुलरली असाइन किए जाएंगे। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं पढ़ी, इसमें आगे क्या बताया हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, यानी कि जो भी इसमें लिखा हुआ है इस एक्ट में उसको छोड़ करके, उसको हटा के, वही चीज है, बस इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि जो हमारे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ये पर्टिकुलर चीजें असाइन कर देंगे, ये पर्टिकुलर काम उनको करने के लिए देंगे। अब सेक्शन 8 में सिविल जज के बारे में बताया हुआ है। तो द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह हाई कोर्ट से कंसल्ट कर रही है, में, ठीक है, फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस, वन सिविल जजेस का नंबर फिक्स करेगी, कितना अपॉइंट करना है। ठीक है, सेक्शन 9 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इन्होंने कहा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, वही हमारा सिविल कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। ठीक है, यानी कोई भी अगर सिविल मामला जाना है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ये मतलब होता है कि जो भी कुछ मामला जाना है उस पर्टिकुलर चीज से, मान लीजिए जो सिविल
कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का या क्रिमिनल कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, तो जो भी क्रिमिनल क्राइम का सबसे पहला मामला होता है वो उसी कोर्ट में जाता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है उस कोर्ट के पास। वही सेम चीज यहाँ पर भी, अगर हम ये कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो सिविल का कोई भी केस होगा वो उसी कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। वही यहाँ सेक्शन 9 में बताया हुआ है। सेक्शन 10 में देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, तो कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ। इस लाइन का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर लाइन का ये मतलब है, यहां तक बल्कि कर लो, इस पर्टिकुलर लाइन का ये मतलब है कि बाकी किसी एनैक्टमेंट में या बाकी किसी लॉ में जो भी कुछ और दिया हुआ है उसको बचा करके, उसको सेव करके, यानी कि बाकी किसी लॉ में चाहे कुछ भी दिया हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन ऑल ओरिजिनल सिविल सूट्स। जो डिस्ट्रिक्ट जज, जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा सारे सिविल सूट्स को ट्राई करने का, द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 30 लाख रुपीज। यहाँ पर जो एक अमेंडमेंट है 2022 का, ये 30 लाख नहीं है, 2022 के अमेंडमेंट से ये 1 करोड़ हो गया है, तो ये 30 लाख नहीं रहा। ये याद रखिएगा, अपने बैराक्स में अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसको आप सही कर लीजिए, या अगर कहीं आप नोट्स बना रहे हैं तो वो चीज यहाँ पर सही कर लीजिए कि 2022 के अमेंडमेंट से तो वैल्यू जो हो रखी है वो 1 करोड़ तक की कर दी गई है सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है, अप टू जो है अब 1 करोड़ है। अब देखो सेक्शन नंबर 11, ओरिजिनल लिमिट्स ऑफ सिविल जजेस, तो कह रहा है सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 10। जो लिमिट सेक्शन नंबर 10 में लिखी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, द ज्यूरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड इन ओरिजिनल सिविल सूट एज रिगार्ड्स द वैल्यू बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ सिविल जज। यानी कि अभी यहाँ पर इस सेक्शन में क्या बता रहा है कि सिविल जज कौन से मामलों को ट्राई कर सकते हैं, शैल बी डिटरमाइंड। तो सिविल जज कौन से मामलों को ट्राई कर सकते हैं, ये या तो हाई कोर्ट बता दे, हाई कोर्ट ही बताएगी, हाई कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी कि सिविल जज कौन से मामलों को ट्राई करेंगे, ईदर बाय इंक्लूडिंग हिम इन अ क्लास, की एक पर्टिकुलर कोई क्लास ऑफ केसेस दे दी कि भाई ये फलाना क्लास ऑफ केसेस है, सिर्फ यही सिविल जज जो है वो ट्राई करेंगे, कॉग्निजेबल है बाय सिविल जज, या फिर अदरवाइज एज इट थिंग्स फिट, या फिर अगर कुछ और लगता है तो वो कुछ और भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है, डिटरमाइन कौन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। Subsection 1 says the local limits of the jurisdiction of a civil judge shall be as such as high court में define, high court define करेगी कि local jurisdiction civil judge का क्या होगा। When the high court post a civil judge to a district, जब किसी सिविल जज को किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाता है, the local limits of the district shall in the absence of any direction to the contrary be deemed to be to the local limits of his jurisdiction। अभी फिलहाल ये कॉमा की बाद वाली लाइन अगर आप छोड़ दो तो एक बार सबसेक्शन 2 फिर से पढ़ो। वेयर द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज टू अ डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है जब किसी हाई कोर्ट जब किसी सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट करते हैं, द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उसका जो लोकल लिमिट्स है उस डिस्ट्रिक्ट का, बी डीम्ड टू बी द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन, तो हम मान लेंगे कि उसके जो है ज्यूरिसडिक्शन का, हमें डीम्ड क्या मतलब है कि मान लिया जाएगा कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में वो सारी चीजें आ रही है, ठीक है। और कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्री, अगर इसके विपरीत कुछ और बताया गया तो अलग की बात है, लेकिन माना पहले यही जाएगा कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में ही सारी चीजें थी, मतलब अपनी वही सेम पावर्स वो एक्सरसाइज करेगा बेसिकली जो अपने ज्यूरिसडिक्शन में वो कर रहा था, ठीक। सेक्शन नंबर 13 टॉक्स अबाउट पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद स्मॉल कॉज कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, तो कह रहा है द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, हाई कोर्ट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गैजेट में कॉन्फर कर सकता है अपॉन एनी सिविल जज, कोई भी पावर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ जज ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, यानी कि सिविल जज के ऊपर स्मॉल कॉज कोर्ट के जज का भार मतलब दिया जा सकता है, कॉन्फर करी जा सकती है, इनकी पावर इनको कॉन्फर करी जा सकती है, ठीक है। क्यों, फॉर द ट्रायल ऑफ सूट्स कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा जो भी कॉग्निजेबल है, अप टू सच वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, लेकिन जो वैल्यू है वो 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं होती है इन मामलों में, स्मॉल कॉज वाले मामले है ना, तो 2000 रुपए से ज्यादा की का मामला नहीं होता है। एंड में विड्रॉ एनी ज्यूरिसडिक्शन सो कंफर्ड, और विड्रॉ भी किया जा सकता है, भाई जो पावर दे सकता है वो पावर ले सकता है, तो हाईकोर्ट अगर पावर दे सकती है तो हाईकोर्ट पावर विड्रॉ भी कर सकती है, वो यहाँ पर बताया गया। देन सेक्शन नंबर 14 says exercise by civil judges of jurisdiction of district court in certain proceedings। Subsection 1 कह रहा है the high court may by general or special order and subject to the provisions of any other law for the time being enforced। हाई कोर्ट अगर चाहे तो स्पेशल ऑर्डर निकाल के, चाहे जनरल ऑर्डर निकाल के, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी अगर कुछ दूसरे एनैक्टमेंट में दे रखा है
ऑथराइज कर सकती है किसी भी सिविल जज को टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड एनी डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर टू सच सिविल जज अंडर हिज कंट्रोल एनी प्रोसीडिंग्स और एनी क्लास ऑफ प्रोसीडिंग स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर अंडर। ऑथराइज कर सकती है क्या किसी सिविल जज को कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन मामलों का, ठीक है, इन एक्ट से रिलेटेड कोई मामले, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट जज को जो है कह सकते मतलब टू एंड एनी डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर टू सच अ सिविल जज अंडर हिज कंट्रोल, और या फिर क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज से कि आपका जो भी काम है अगर इस एक्ट के अंदर आया तो आप सिविल जज को ट्रांसफर कर दो, वो मामला देख लेंगे। कौन से मामले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन सक्सेशन एक्ट का मामला अगर है, गार्जियन ऑन वॉर्ड्स एक्ट का मामला अगर है, एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का अगर मामला है तो वो सिविल जज देख लेंगे। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज ने पावर ऊपर दी है सबसेक्शन 1 में तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं एनी सच प्रोसीडिंग्स टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ और ट्रांसफर टू अ सिविल जज एंड में ईदर हिमसेल्फ डिस्पोज ऑफ देम, या तो वो खुद डिस्पोज ऑफ, भाई जब वापस ले उन्होंने केस तो या तो खुद डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे कोर्ट में, मतलब जिसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या तो उनको ट्रांसफर कर देंगे। सबसेक्शन 3 में क्या बताया, proceedings taken cognizance of by or transferred to civil judge as the case may be under this section shall be disposed of by him। कह रहा जो भी प्रोसीडिंग्स का कॉग्निजेंस लिया गया है सिविल जज के द्वारा या ट्रांसफर करी गई है सिविल जज को, वो इस सेक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू द रूल्स एप्लीकेबल टू लाइक प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। उन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की प्रोसीडिंग्स में, उन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखते हुए सिविल जज को जो भी कुछ केस ट्रांसफर किया गया वो उसको सही से डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये बस सबसेक्शन 3 में बताया हुआ है। सेक्शन 15 कह रहा है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। सबसेक्शन 1 सेज द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर दिस एक्ट इज टू बी हेल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट ही जो है फिक्स करते हैं प्लेस की कहाँ पर जो है सिटिंग होगी कोर्ट की। द प्लेस और प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन। हो सकता है, बियॉन्ड हो सकता है लोकल लिमिट्स के, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसेक्शन 3 कह रहा है एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन a court under this act may be held at any place within the local limits of its jurisdiction। कह रहा है कोर्ट जो है अंडर दिस एक्ट हेल्ड कर सकता है किसी भी जगह पर within the local limits of its jurisdiction, ठीक है। इसमें बस ये वाली बात आपको दो चीजें याद रखनी है कि हाई कोर्ट जो है वो बताती है कि कहाँ पर सिटिंग होगी कोर्ट की और बियॉन्ड हो सकता है jurisdiction के। Then section 16 says control of court to subject to the general superintendence and control of the high court, the district judge shall have control over the all civil courts। तो सबसे पहले देखो सबसे सुप्रीम तो हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे है आपके डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो जनरल जो सुपरिटेंडेंस है वो तो हाई कोर्ट का ही है भाई, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी तो हाई कोर्ट है ना। जो जनरल सुपरिटेंडेंस है वो हाई कोर्ट का ही है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा सिविल कोर्ट्स, ठीक है। देन सेक्शन 17, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी सेक्शन। सेक्शन 17 पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, कह रहा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीपीसी। सीपीसी में कुछ भी लिखा है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी डिस्ट्रिक्ट जज बाय रिटन ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं सिविल बिजनेस, जो भी सिविल बिजनेस है यानी कि जो भी सिविल केसेस है। बिजनेस का यहाँ मतलब वो बिजनेस नहीं पैसे वाला लेन देन नहीं, बिजनेस का मतलब जो भी सिविल केसेस है, ठीक है। कॉग्निजेबल बाय हिज कोर्ट एंड द कोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच कोर्ट्स इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट। यानी जो भी सिविल बिजनेस है जो कि उन्हें लग रहा है कि उनके कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है या फिर कोई ऐसे कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है जो उनके कंट्रोल में है, डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में, तो वो बिजनेस उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज एनी पावर्स और डील विद एनी बिजनेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। कह रहा है कि ये कंडीशन क्या लगी हुई है कि कोई भी डायरेक्शन यानी कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट किया है सिविल डायरेक्ट किया है अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई बिजनेस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी कोर्ट को ऐसे कोर्ट को एम्पावर कर दे रहे हैं कि आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है तब भी आप ये मामला देख लो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने आपको ट्रांसफर करा। नहीं, अगर आपके पास पावर नहीं है, आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है तो आप उस मामले को कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो, साफ साफ आपको मना करना पड़ेगा, बस ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। Then section 18 ministerial officers of courts, तो the ministerial officers of the district court, जो district court के ministerial officers यानी कि जो ministerial वाला staff होता है shall be appointed by the district judge। district judge ही उन्हें appoint करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक exception है किसका, superintendent of the court का। जो court का superintendent है वो appoint नहीं किया जाता district judge की तरह, बाकी लोग appoint किए जा सकते हैं और जो superintendent है वो high court के द्वारा appoint किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। The ministerial officers of civil courts under the control
ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे. सबसेक्शन 3 says every appointment under this section shall be subject to the rules as the high court with the prior approval of the government may make this in behalf. अब डिस्ट्रिक्ट जज आप तो कह दिया डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे तो क्या सब कुछ इन्हीं के ऊपर आ जाएगा? नहीं, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसके बाद अपने जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपॉइंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है. अच्छा, अब देखो सबसेक्शन 4 says any order passed by a district judge under this section shall be liable to be reversed or modified by the high court. हमने बताया ना हाई कोर्ट जो रूल्स बनाएंगे उसी हिसाब से जो है, मतलब हाई कोर्ट जो रूल्स बनाएंगे उनके सब्जेक्ट में रहना पड़ेगा. बाकी जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज ने अपॉइंट कर सकते हैं, ये बात सही है. लेकिन मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि हाई कोर्ट अब कुछ कर ही नहीं सकती, हाई कोर्ट से मॉडिफाई नहीं कर सकती, हाई कोर्ट से रिवर्स नहीं कर सकती, कर सकती है. जो करना चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के साथ किया जा सकता है, क्योंकि हाई डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी एक अथॉरिटी है विच इज हाई कोर्ट, ठीक है. अब डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर, तो यहाँ पर डेलीगेशन का क्या मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं. सो अ डिस्ट्रिक्ट जज विद द प्रीवियस सैंक्शन में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के प्रीवियस सैंक्शन के बाद डेलीगेट करेंगे किसी भी सिविल जज को अपनी पावर जो कि उन्हें 18(2) में दे रखी है, यानी कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में दे रखी है इस एक्ट के अंदर, टू बी एक्सरसाइज बाय द सिविल जज. और जब उन्होंने वो ये वाली पावर दे दी तो वो सिविल जज उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे इन एनी स्पेसिफाइड पोर्शन, जो भी स्पेसिफाइड पोर्शन है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो करवाना चाहते हैं वहां पर, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. लेकिन ऐसा नहीं पावर दे दी तो बस जाओ खुला छोड़ दिया, जो करना है वो करो, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में होगा, ठीक. चैप्टर 2 अपीलेट एंड रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल केसेस. सेक्शन 20 अपील्स के बारे में बात कर रहा है. अब इंपॉर्टेंट भी है ये वाला आपका अपील वाला जो मामला है. अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. कह रहा है दूसरे किसी एनैक्टमेंट में जो भी कुछ लिखा है उस पे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, वो वैसे ही रहेगा, उसमें जो लिखा है वो काम आएगा. कह रहा है एन अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, मान लीजिए अगर अपील करना है किसी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर का या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर का एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो वो हाई कोर्ट में ही जाएगी. एन अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर of an additional district judge in any case in which if the decree or order had been made by the district judge, an appeal would not lie to that court. कह रहा है एक अपील लाई नहीं करेगी हाई कोर्ट में जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने करी है, जहां पर वो डिक्री या ऑर्डर अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी करते तो वो सेम मतलब रहता, तो इस वहां उस वाले मामले में अपील जो है वो उस कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में लाई नहीं करेगी, ठीक. 21 अपील्स फ्रॉम सिविल जजेस, अब सेव एज अफोरसेड उसको बचा के, जो ऊपर लिखा है इसको बचा के, एन अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल जज शैल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज. नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर अगर हाई कोर्ट है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के से जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिक्री से, या मैं कहूँ एक्चुअली डिक्री इज द राइट वर्ड, अगर डिक्री ऑर्डर से अगर कोई इंसान परेशान है, ग्रीव्ड है, तो वो उनके ऊपर जाएगा हाई कोर्ट में. और मान लीजिए सिविल कहीं मामला था, सॉरी मतलब अगर सिविल जज ने उनका सुना है केस और उसके बाद उनके ऑर्डर से आप अग्रीव हो और ऊपर जाना है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो जाओगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. तो वही सेम चीज है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं याद होगा. तो यहाँ पर क्या है कि सिविल जज के ऑर्डर से अगर या डिक्री से अगर आपको अपील करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा. वेयर द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट इन विच द डिक्री और ऑर्डर वॉज मेड डिड नॉट एक्सीड, यहाँ पर ये जो 20 लाख रुपीज लिखा हुआ है, ये 20 लाख अब नहीं है, ये अप टू 60 लाख है, ये अप टू 60 लाख है. तो अब इस का मतलब क्या हुआ कि अगर 60 लाख तक का मामला है तो सिविल जज के ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हो तो आप जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज. लेकिन अगर 60 लाख के ऊपर का मामला है, अबव अगर 60 लाख है, तो अबव 60 लाख है तो आप जाओगे हाई कोर्ट, टू द हाई कोर्ट इन एनी अदर केस. Subsection 2 says where the function of receiving appeals which lie to the district judge under subsection 1 has been assigned to an additional district judge, the appeals may be referred to the additional district judge. कह रहा है जहां पर फंक्शन का जो रिसीविंग अपील्स का अगर डिस्ट्रिक्ट जज को था, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर थी और उन्होंने असाइन कर दिया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, तो अपील जो है फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को चली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं जाएगी, ये बता रखा है. सबसेक्शन 3 में क्या बताया था? हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट करेंगे दैट अपील लाइंस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द डिक्रीज और ऑर्डर्स पास्ड इन ओरिजिनल सूट बाय एनी सिविल जज शैल बी प्रेफर्ड टू सच अदर सिविल जज एज मे बी मेंशन्ड
in the notification and appeals shall thereupon be preferred accordingly, and the court of such other civil judge shall be deemed to be district court for purposes of all appeals so preferred. तो कह रहा है जैसे मान लीजिए अगर ट्रांसफर करा गया है सिविल जज को, तो उन सिविल जज के कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेंगे, उन सिविल जज के कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेंगे। बस इतना ध्यान रखो, इसमें इतना अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, प्री में तो एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा। देन सेक्शन नंबर 21A, पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर पेंडिंग सूट्स। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाद पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी सूट, अपील या प्रोसीडिंग्स विच इज जो की पेंडिंग है या फिर पेंडिंग होगी बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, सॉरी हिमाचल प्रदेश कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट के कमेंस होने से पहले, टू सच सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश विच वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन सच सूट। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट को, जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है इस पर्टिकुलर सूट को एंटरटेन करने का, अपील को, प्रोसीडिंग को। हैड सच सूट और अपील प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड और फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सच कमेंसमेंट, ऐसा माना जाएगा कि वहीं पर जो है उसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ऐसा माना जाएगा कि ये जो सूट, अपील और जो ट्रांसफर किए गए हैं, ऐसा माना जाएगा कि इसी कोर्ट में इसको पहली दफा इंस्टीट्यूट किया गया था और वहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा, हाई कोर्ट से ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये चीज मानी जाएगी। ठीक है। 22 में पावर टू ट्रांसफर टू अ सिविल जज अपील्स फ्रॉम अदर सिविल जज। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जज जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अपील जो कि पेंडिंग है सिविल जज के पास, मतलब किसी एक सिविल जज के पास पेंडिंग है तो उसको दूसरे सिविल जज के पास ट्रांसफर किया जा सकता है अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर? डिस्ट्रिक्ट जज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ये सारी चीजें होंगी, मतलब उनका कंट्रोल ऊपर से रहेगा। बाकी एक सिविल जज के पास मामला था, उन्होंने दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया, वो ठीक है, लेकिन इनका कंट्रोल यही रहेगा, इनके कंट्रोल के नीचे ही सारी चीजें होंगी। और फिर जो है मतलब जो भी सिविल जज को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस पर्टिकुलर मैटर को। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट जज मे विड्रॉ एनी अपील। भाई उन्होंने दिया है तो वो वापस भी ले सकते हैं अपील जो भी उन्होंने ट्रांसफर करी है, एंड ईदर हियर एंड डिस्पोज ऑफ इट हिमसेल्फ, या तो खुद, भाई अगर वापस ले ली तो या तो खुद सुन करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे किसी भी और दूसरे कोर्ट में और उस कोर्ट पर भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है अपील्स ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। अपील जो ट्रांसफर करी गई है सेक्शन के अंदर वो डिस्पोज ऑफ करी जाएंगी सब्जेक्ट टू द रूल्स एप्लीकेबल टू लाइक अपील्स व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। अपील जो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर ट्रांसफर करी गई है सिविल जज को, तो वो ऐसे ही उसी रूल्स के तहत काम करेंगे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज काम करते हैं अपील को डिस्पोज ऑफ करते समय, ये यहाँ पर बताया गया है। सबसेक्शन 4 में ये बताया कि द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू सच जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स एज मे टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम बी इशूड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जिस तरीके की पावर्स वगैरह बताएंगे वही जो है उसी तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा यहाँ पर। चैप्टर 3 में सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है कुछ। सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है? मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट, उसको छोड़ करके एनी पावर दैट मे बी कन्फर्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन एनी पर्सन अंडर दिस पार्ट मे बी कन्फर्ड ऑन सच पर्सन ईदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। जो भी पावर कन्फर करी गई है हाई कोर्ट के द्वारा तो चाहे तो उसके नाम के उस पर करी जाए या उसके ऑफिस के नाम पे की जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 24 कंटिन्यूएंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स। कह रहे whenever any person, कोई अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट की सर्विस में, who has been invested with any power, और उसको कोई पावर उसके निहित करके दी गई है under this part throughout any local area is transferred or posted at any subsequent time, उसका ट्रांसफर हो गया या उसको कहीं और जो है पोस्ट कर दिया गया है किसी मतलब बाद में टू एन इक्वल और हायर ऑफिस। भाई एक यहाँ एक्स बंदा था, उसका मान लीजिए ये ऑफिस था, ठीक है, यहाँ पे उसको कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा था, फिर वो इस ऑफिस में चला गया, यहाँ पर कुछ पावर वो एक्सरसाइज करने लगा, ठीक है, तो जो पावर उसकी यहाँ थी हो सकता है कि वही सेम पावर उसकी यहाँ हो, चाहे इक्वल हो, या हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा पावर हो, या हायर ऑफिस में वो गया, यहाँ पे जो ऑफिस जिस ऑफिस में गया वो हायर में गया, ऑफ सेम नेचर विद इन लाइक लोकल एरिया, तो ही शैल एक्सरसाइज द सेम पावर्स। तो जो पावर वो इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में एक्सरसाइज कर रहा था वही सेम पावर वो इस भी लोकल एरिया में एक्सरसाइज करेगा अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। हाँ, अगर हाई कोर्ट कुछ और कहते, कोई दूसरी पावर इस जगह के लिए देते तो अलग बात है, वरना जो पावर यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था वही सेम पावर वहां भी एक्सरसाइज करेगा। सेक्शन 25 प्रोविजंस रिगार्डिंग पेटिशन राइटर्स। तो कह रहा है हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम रूल्स बना करके जो कि इस एक्ट से कंसिस्टेंट होंगे एंड एनी अदर एनैक्टमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स डिक्लेयर करेंगी व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज पेटिशन राइटर। कौन से लोगों को हमें परमिट करना है एज अ पेटिशनर राइटर इन द कोर्ट सबऑर्डिनेट, जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है।
दूसरी चीज क्या है कि रेगुलेट करेंगी द इशू ऑफ लाइसेंसेस टू सच पर्सन। अब भाई कोई अगर एज अ पिटिशन राइटर आ रहा है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो उसको लाइसेंस की जरूरत होगी, तो लाइसेंस भी रेगुलेट किया जाएगा हाई कोर्ट की तरह। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बाय देम एंड द स्केल ऑफ फीस टू बी चार्ज बाय देम, कि वो क्या फीस चार्ज करेंगे जब ऐसा पिटिशन वगैरह लिख रहे हैं। देन सी क्या है, डिटरमाइनिंग अथॉरिटी ऑफ विच ब्रीचेस ऑफ सच रूल्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पिटिशन राइटर था, ये पिटिशन राइटर की उसमें बात हो रही है, ये पिटिशन राइटर की उसमें बात हो रही है कि अगर पिटिशन राइटर ने कोई रूल अगर ब्रीच किया है तो वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उसके अगेंस्ट और पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। वो सारी चीजें वो डिटरमाइन करेगा। कौन? हाई कोर्ट डिटरमाइन करता है। तो इसमें जो मेन बात है वो डिक्लेयरिंग है, रेगुलेटिंग है और डिटरमाइनिंग है। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करना होगा। सेक्शन 26 पता है, कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर, यहाँ पर सब हाई कोर्ट का ही काम है कि प्रिपेयर करेगी लिस्ट ऑफ डेज टू बी ऑब्जर्व्ड इन ईच ईयर एज हॉलीडेज, जहां पर हॉलीडेज होंगी सिविल कोर्ट में सबऑर्डिनेट टू देम। सबसेक्शन 2 से एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। ऑब्वियसली जो वो लिस्ट बना रहे हैं वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करी जाएगी। सेक्शन 27 सील के बारे में बता रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एवरी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल यूज अ सील ऑफ सच फॉर्म, यूज करेंगे उस सील को, एंड डिजाइन एज, जैसे हर कोर्ट का अपना एक सील होता है ना, तो उस सील को यूज करेंगे, जो कि हमें सेक्शन नंबर 27 बता रखा है, जो कि हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगी वो। सेक्शन 27 है सर्टेन प्रोविजंस टू ओवरराइड अदर लॉज। कह रहा है द अमेंडमेंट्स मेड इन दिस एक्ट बाय द हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 1984, जो भी अमेंडमेंट आया था, शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent contained in subsection 3 of। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरराइडिंग प्रोविजन दे रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 28 में टेम्पररी वैकेंसीज ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बता रखा है। तो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई वैकेंसी है उस ऑफिस में, कोई भी रीजन हो सकता है, वॉट एवर रीजन, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इफ देर आर मोर देन वन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रेजेंट। मान लीजिए डीजे नहीं प्रेजेंट है, सिंपल सी बात इसमें ये बताई गई, मान लीजिए डीजे नहीं प्रेजेंट है, ये एडीजे 1 है, ये एडीजे रैंक नंबर 2 है, तो अगर मान लीजिए और एडीजे रैंक नंबर 3 है, तो जो एडीजे 1 है अगर डीजे नहीं प्रेजेंट तो एडीजे 1 अब काम करेंगे, उनका जो फर्स्ट इन रैंक होता है वो काम करता है अमंग देम। एंड इन केस अब मान लीजिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी प्रेजेंट नहीं है, तब क्या, तो सिविल जजेस में अब मान लीजिए ये सभी प्रेजेंट नहीं है, तो सिविल जज 1, सिविल जज 2, सिविल जज 3, तो जो ऊपर इनके रैंक में होगा वो फिर काम करेगा। ये बेसिकली यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, 29 पावर टू मेक रूल्स। द हाई कोर्ट जो है यहाँ पर रूल्स बनाएगी, हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की। किस पर रूल्स बनाएगी, तो ये देख लो, फॉर द सुपरविजन ऑफ ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड देयर विजिटेशन एंड इंस्पेक्शन, सारे कोर्ट्स का सुपरविजन करने के लिए जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है। फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ एनी पेपर, तो सुपरविजन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, किसी पेपर का ट्रांसलेशन करना है इन द हाई कोर्ट, एंड द प्रिपरेशन ऑफ पेपर बुक्स फॉर द हियरिंग ऑफ अपील्स, अपील्स को सुनने के लिए, एंड द कॉपिंग और प्रिंटिंग ऑफ एनी सच पेपर्स ऑफ ट्रांसलेशन, कॉपी अब प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर पेपर को जो कि ट्रांसलेशन वाले पेपर है, एंड रिकवरी फ्रॉम द पर्सन एट हुज इंस्टांस और ऑन हुज बिहाफ पेपर्स आर फाइल्ड, और जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सारी चीजें जो है हाई कोर्ट का काम है। फीस क्या चार्ज करी जाएगी अगर प्रोसेस इशू किया जा रहा है सिविल कोर्ट के द्वारा, भाई फीस चार्ज करी जाएगी। अगर आपको समन या वारंट कुछ भी इशू करना है तो आपको फीस चार्ज करता है कोर्ट, तो क्या फीस चार्ज करी जाएगी ये सब हाई कोर्ट बताएगा। फिर डी में क्या बता रखा है, द मैनर इन विच द प्रोसीडिंग ऑफ सिविल कोर्ट शैल बी केप्ट एंड रिकॉर्डेड, कौन से मैनर में प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट की रिकॉर्ड करी जाएंगी या रखी जाएगा, वो रिकॉर्ड किस तरीके से, ये सब बताएगा। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, और जो भी सारे मैटर्स हैं कोर्ट के ऑफिसर से रिलेटेड वो सारी चीजें हाई कोर्ट डिटरमाइन करता है, मतलब उनके लिए रूल्स बनाता है। ठीक, अब सेक्शन नंबर 30 जो है हमें बताता है रिपील एंड सेविंग का। इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चीज, इसको पढ़ लो, बाकी और कुछ ऊपर नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत मन करे तो आप पढ़ सकते हो। क्या चीजें रिपील्ड है, तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1980 एज इन फोर्स इन द एरियाज एडेड टू हिमाचल प्रदेश अंडर सेक्शन 5 of the Punjab Reorganization Act 1966 and the Himachal Pradesh Courts Order 1946 as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1966 are hereby repealed। पंजाब कोर्ट्स एक्ट रिपील हो गया है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स ऑर्डर एक्ट 1948 ये यहाँ पर रिपील हो गया। ये आपको ध्यान रखनी दो बातें, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने ये वाला एक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है।
इंपॉर्टेंट एक्ट है। और लोकल लॉज, अगर आप कोई किसी भी एग्जाम के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करें, जुडिशरी एग्जाम के लिए, तो लोकल लॉज पे या माइनर लॉज पे आपकी पकड़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखो मेजर लॉज हर कोई बच्चा ही, मतलब हर कोई कैंडिडेट ही पढ़ के जाता है, लेकिन लोकल लॉज और माइनर लॉज जो होते हैं वो लोग छोड़ देते हैं इस वजह से कि हटाओ कौन पढ़ेगा, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। बट ऐसा नहीं होता, यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं स्कोरिंग होते हैं। 2-3 नंबर का ये कोर्ट्स एक्ट आता है, तो 30 सेक्शन है, कितना ही टाइम लगेगा इसको याद करने में। ठीक है, आराम से बैठ करके इसको याद करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।